मिस्टर जैकब एक स्कूल में अंग्रेजी के सीनियर अध्यापक थे। पिछले वर्ष ही प्रिंसिपल के रिटायरमेंट के बाद जब से नया मैनेजमेंट आया, कोई खुश नहीं था। नए मैनेजमेंट को स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के सुनहरे भविष्य से अधिक पैसे कमाने की फिक्र थी। नए प्रिंसिपल ने यह निर्णय लिया था कि स्कूल में बहुत ही एडवांस टीचर की आवश्यकता है, जो स्मार्ट बोर्ड और अन्य नई तकनीकों में पहले से ही जानकारी रखता हो। इसीलिए 45 साल के ऊपर के टीचर्स को नए नियम के अनुसार स्कूल से अल्टीमेट मिल गया था। यद्यपि उनको यह सीधा बोला नहीं गया था, पर कोई न कोई गलती बताकर उन्हें प्रिंसिपल ने आगाह कर दिया था। मिस्टर जैकब के समय में ये सब तकनीकें कहाँ थी। पुराने प्रिंसिपल साहब अक्सर स्कूल में ही ट्रेनिंग की व्यवस्था करवा देते थे, पर इस नए प्रिंसिपल को उसमें भी आपत्ति थी। उनका मानना था कि हम ऐसे टीचर्स पर ट्रेनिंग का बेकार का खर्चा क्यों करें। उससे भी बड़ी बात थी कि सीनियर टीचर्स को तनख्वाह भी ज्यादा देनी पड़ रही थी। मिस्टर जैकब 15 साल से अंग्रेजी पढ़ा रहे थे। उनके पढ़ाए हुए बच्चे जब बीच बाजार में आकर उनके चरण स्पर्श करते तो उनका सीना गर्व से चौड़ा हो जाता था। घर में पत्नी एलिना और बच्चे क्रिसमस की तैयारियों में लगे थे। रंग बिरंगी लाइट्स निकाली जा चुकी थी। इस बार क्रिसमस ट्री खरीदने की जिम्मेदारी मिस्टर जैकब की ही थी, क्योंकि पहले वाला क्रिसमस ट्री काफी पुराना हो गया था। इसलिए पहले साल ही उनकी पत्नी एलिना ने काम वाली बाई को दे दिया था। सिर्फ थोड़ी सी एक्सेसरीज रखी थी। 4 दिन बाद ही क्रिसमस था। मिस्टर जैकब अनमने मन से बाजार चले गए और स्कूटर खड़ा करके दुकान में गए। वहाँ तरह तरह के क्रिसमस ट्री सजे थे। उन्होंने एक छोटा सा क्रिसमस ट्री खरीद लिया। थोड़ी बहुत एक्सेसरीज भी खरीद ली। अपना स्कूटर स्टार्ट ही किया था कि तभी अचानक एक गाड़ी उनके पास आकर रुकी और उनमें से एक बहुत पुराना छात्र, जिसका नाम जस्टिन था, वो उतरा। उसने उनके चरण स्पर्श किए। उसने बताया कि आजकल वो एक स्कूल चला रहा है। थोड़ी देर इधर उधर की बातें की और फिर चला गया। घर आए तो सब उनका इंतजार कर रहे थे। इस खुशी के माहौल को खराब नहीं करना चाहते थे। बच्चों और एलिना के साथ वे भी क्रिसमस ट्री सजाने में व्यस्त हो गए। क्रिसमस ट्री सज गया, लाइट्स जला दी गई, पूरा कमरा रोशनी से नहा उठा। उस रोशन ट्री का उजाला भी उनके चेहरे की उदासी को दूर नहीं कर पा रहा था। खाना पीना खत्म करके जैसे ही सोने गए, एलिना ने पूछा, क्या हुआ है आपको? शाम से ही अनमने से घूम रहे हैं। मिस्टर जैकब क्या कहते। उन्होंने बात टाल दी और मुंह फेर कर सोने का नाटक करने लगे। नींद तो आंखों से कोसों दूर थी। पूरा अतीत आंखों के सामने घूम गया। जब अपनी पढ़ाई खत्म करने के बाद उन्होंने इस स्कूल में एप्लीकेशन दी थी तो चौथे दिन ही उनको इंटरव्यू के लिए बुला लिया गया था और छठे दिन ही उनको फोन आ गया था कि 1 तारीख से वो स्कूल ज्वाइन कर सकते हैं। उस समय उम्र कम थी। उनके पास और भी बहुत सी नौकरियों में जाने के सुअवसर थे, पर उन्हें यही स्कूल प्रबंधन पसंद आया था। अब वो इस उम्र में कहाँ जाएंगे, यही सोचते सोचते उन्हें नींद आ गई। दूसरे दिन सुबह सुबह स्कूल जाने की इच्छा नहीं हुई। सोचा छुट्टी ले लें, पर उस दिन शाम को स्कूल में क्रिसमस पार्टी थी। उन्होंने सोचा आज बहुत से लोगों से मुलाकात भी हो जाएगी, इसीलिए चले गए। हर साल की तरह इस बार भी स्कूल में क्रिसमस ट्री के नीचे टीचर्स के लिए उनके नाम के पैकेट रखे थे। पार्टी खत्म होने पर मिस्टर जैकब ने भी अपने नाम का पैकेट उठा लिया। उस पैकेट के साथ एक लिफाफा भी था। उन्होंने सबकी नजर बचाकर लिफाफा खोला तो उसमें जस्टिन का पत्र था। वो पता नहीं कब वो लिफाफा रख गया था। उन्होंने चारों तरफ नजर दौड़ाई, पर वो कहीं दिखाई नहीं पड़ा। मिस्टर जैकब ने सोचा घर चलकर पढ़ लूंगा। सबसे विदा लेकर घर आ गए। सबसे पहले अपने कमरे में जाकर पत्र निकाला तो जस्टिन ने बहुत ही खूबसूरत हैंडराइटिंग में लिखा था, डियर सर, आपके सामने बात करने का साहस ना जुटा पाया, इसलिए क्रिसमस ट्री के नीचे रखे गिफ्ट पैकेट के पास यह लिफाफा रखकर चला आया। मुझे पता था कि इस पत्र पर अपना नाम देखकर आप अवश्य इसे उठा लेंगे। जैसा कि मैंने आपसे बताया था कि कुछ सालों पहले एक स्कूल खोला है जिसमें अंग्रेजी विषय पढ़ाने के लिए आपकी ही जरूरत है। उस दिन आपसे मिलने के बाद मैंने बहुत सोचा और इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि आपके सिवाय दूसरा कोई इस जगह के लिए
उपयुक्त नहीं है। अब आपसे विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि आप मेरे स्कूल के विद्यार्थियों को अपनी अमूल्य शिक्षा देकर हमारे विद्यालय का नाम रोशन करें। सर, इसी फोन नंबर पर अपनी सहमति बता देंगे तो आपका यह उपकार जीवन भर नहीं भूलूंगा। आपका पुराना शिष्य जस्टिन। पत्र पढ़कर मिस्टर जैकब की आंखें भर आई। उन्होंने पत्नी एलिना को सारी बातें बताई। वो बोली, आपने कल मुझे कुछ भी नहीं बताया, अकेले ही अकेले घुटते रहे। चलिए, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अब इस स्कूल को छोड़ने में कोई अपराध बोध भी नहीं होगा। दूसरे दिन ही मिस्टर जैकब ने जस्टिन को फोन करके हामी भर दी। जस्टिन बहुत खुश हुआ। उसने कहा, सर, पहले दिन मैं खुद आपको लेने आ जाऊंगा। उनकी निराशा खत्म हो गई थी और भविष्य सुरक्षित हो गया था। क्रिसमस ट्री ने उनका खोया हुआ मान सम्मान लौटा दिया था। जादुई ऑटो रिक्शा। एक गांव में रमेश अपने परिवार के साथ रहता था। रमेश के परिवार वाले बहुत ही गरीब थे। रमेश के पिताजी रिक्शा चलाकर परिवार को पालते थे, लेकिन गांव में तांगा, ऑटो और टेम्पो भी चलते थे। इस कारण रमेश के पिताजी की आमदनी इतनी नहीं हो पाती थी कि वे अपने परिवार का पालन पोषण बहुत अच्छे से कर सके। पैसे की कमी के कारण रमेश अच्छे स्कूल में भी नहीं पढ़ पा रहा था। रमेश अच्छे स्कूल में पढ़ना चाहता है। हाँ, मैं जानता हूँ, पर मैं क्या कर सकता हूँ। आजकल रिक्शा चलाने में कुछ कमाई नहीं होती। तुम एक काम क्यों नहीं करते? ऑटो रिक्शा क्यों नहीं खरीद लेते? हाँ, मैं भी यही चाहता हूँ, पर इतने पैसे कहाँ हैं हमारे पास कि हम ऑटो रिक्शा खरीद पाए। हम धीरे धीरे पैसा जमा कर कर ऑटो रिक्शा ले लेंगे। इस दिन से दोनों पैसे जमा करना शुरू करते हैं। 1 साल बाद रमेश के पिता ऑटो रिक्शा खरीदने के लिए बाजार जाते हैं और एक बहुत सुंदर ऑटो रिक्शा खरीद कर लाते हैं। ऑटो रिक्शा खरीदने के बाद रमेश के घर की दशा सुधरने लगती है और आमदनी भी बढ़ने लगती है। रमेश भी अब एक अच्छे स्कूल में पढ़ने लगता है। सब कुछ अच्छा होने लगा था और वो तीनों ही खुशी से रहने लगते हैं। एक दिन रमेश के पिता ऑटो लेकर नहीं गए थे और घर पर ही थे। जब वो शाम को बाहर जाते हैं तो ऑटो रिक्शा बाहर नहीं दिखता, तो वो परेशान हो जाते हैं। लेकिन कुछ ही देर में उनका ऑटो आता दिखाई पड़ता है, तो वो बहुत आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि बिना ड्राइवर के ऑटो कहाँ और कैसे गया था। जैसे ही वे ऑटो रिक्शा के अंदर देखते हैं तो बहुत सारे पैसे मिलते हैं। रमेश के पापा समझ ही नहीं पाते कि आखिर ये कैसे हो सकता है कि ऑटो रिक्शा खुद कमाई करके ले आया। कुछ तो गड़बड़ जरूर है। दूसरे दिन फिर रमेश के पापा रिक्शा लेकर नहीं जाते और इंतजार करते हैं कि शाम को क्या एक बार फिर वैसा ही होता है या नहीं। शाम को फिर वही होता है। रिक्शा अपने आप मार्केट चला जाता है और जब शाम को वापस आता है तो रिक्शे में बहुत सारे पैसे होते हैं। रमेश के पापा समझ जाते हैं कि ये कोई साधारण ऑटो रिक्शा नहीं है। वो रमेश की माँ को उसके बारे में बताते हैं। रमेश की माँ बहुत लालची स्वभाव की होती है। वो कहती है, तुम अब रिक्शा ले जाना बंद ही कर दो, रिक्शा खुद ही सारा काम कर लेगा। पहले तो रमेश के पापा को ये बात अच्छी नहीं लगती, लेकिन बाद में वो मान जाते हैं। ऐसा बहुत दिनों तक चलता रहता है और रमेश के पापा को आलस करने की आदत पड़ जाती है। अब तो वो एक दिन भी रिक्शा लेकर नहीं जाते थे। पापा, आजकल आप रिक्शा लेकर क्यों नहीं जाते? अब हमें काम करने की कोई जरूरत नहीं है, हमारे पास जादुई रिक्शा जो है। रमेश को जादुई रिक्शा के बारे में सारी बातें पापा बताते हैं। पापा, आपको इतना लालच और इतना आलस नहीं करना चाहिए। भले ही हमारे पास जादुई रिक्शा आ गई हो, लेकिन हमें इसका इस तरह इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। लेकिन रमेश के माता पिता उसकी एक नहीं सुनते। कुछ महीनों तक ऐसा ही चलता रहता है, लेकिन
एक शाम ऑटो रिक्शा वापस ही नहीं आता। रमेश के पापा ऑटो रिक्शा को हर जगह ढूंढते हैं, लेकिन ऑटो रिक्शा कहीं भी नहीं मिलता। वे थक हार कर घर आ जाते हैं। दुखी मन से वो सो जाते हैं, लेकिन उन्हें सपने में एक परी दिखती है जो कह रही है कि मैंने तुमको बहुत मेहनती इंसान समझ के एक जादू वाला ऑटो रिक्शा दिया था, लेकिन तुम तो बहुत कामचोर और लालची इंसान निकले। ये रिक्शा तुम्हारे लिए नहीं है, इसीलिए मैं इस ऑटो रिक्शे को वापस ले रही हूँ। इतने में अचानक रमेश के पापा की नींद खुल जाती है। वो ये सब बात अपनी पत्नी को बताते हैं। वो दोनों मिलकर आंखें बंद करके उस परी से बहुत माफी मांगते हैं और बहुत पछताते हैं, लेकिन लालच का नतीजा हमेशा बुरा ही होता है।